तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? देखो, सेंटर ऑफ मास कोई इमेजिनरी पॉइंट होता है, काल्पनिक पॉइंट होता है, फिक्टिशियस पॉइंट होता है, जहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि बॉडी का जो भी मास है, जैसे कोई बड़ी बॉडी है उसका मास है m, तो हम एक पॉइंट मान लेंगे और हम उस पॉइंट पे मान लेंगे कि सारा मास m वहीं पे रखा हुआ है। मतलब हम इस बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन या क्या होती है चीज कि रिप्लेसिंग अ बिग बॉडी बाय अ पॉइंट, ये काम आप कर रहे हो। और आप ये मान लोगे कि जो टोटल मास था, सारा का सारा जो मास था बॉडी का, वो उस पॉइंट पे आ गया। तो वैसे ये पॉइंट तो इमेजिनरी है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जहां पे हम जैसे इसको यूज करते हैं, तो एप्लीकेशंस इसकी बिल्कुल रियल है, इसीलिए हम इसको पढ़ते भी हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं आपको। जैसे जो महंगी गाड़ियां होती हैं, जब वो बहुत तेज स्पीड पे होती हैं, तो उनमें एक पावर गियर होता है। तो पावर गियर से क्या होता है, गाड़ी बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, सड़क के नीचे आ जाती है। आपने देखा होगा कि जितनी महंगी गाड़ी होती है वो उतनी ही सड़क के मतलब बिल्कुल चिपक के चलती है। जो सस्ती गाड़ियां होती हैं वो ऊंची होती हैं। तो अगर दो गाड़ियों की बात करूं मैं, मान लो जैसे एक गाड़ी वो बहुत उस ऊंची, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, और एक गाड़ी है महंगी वाली बिल्कुल जैसे लैम्बोर्गिनी, वो बिल्कुल सड़क पे चिपट के चलती है, मतलब बिल्कुल 2 इंच ऊपर चलती है बस सड़क से। दोनों चल रही हो 150 की स्पीड पे या 120 की स्पीड पे, और दोनों को सर्कुलर टर्न लेना हो, तो पलटने के चांस किसके ज्यादा है? पलटने के चांस स्कॉर्पियो या इनके ज्यादा है, उस बॉडी के कम है, दूसरी वाली कार के कम है। जब गाड़ी बिल्कुल चिपक जाती है सड़क से, तो आप बोलते हो कि उसका सेंटर ऑफ मास वो बहुत पास आ गया रोड के, तो इसीलिए उसके पलटने के चांस कम है, टॉर्क कम लगती है। और भी बहुत एग्जांपल होते हैं इसके। जैसे जब शोरूम वगैरह, जैसे जब आप गाड़ी को सर्विस करवाते हो, तो गाड़ी को उठाते हैं पूरा ऊपर, तो गाड़ी को उठाते हैं तो 4 पॉइंट्स के थ्रू उठाते हैं। तो वहां पे इस तरह से लिखा भी होता है कि इस तरह से आपने ऑपरेट करना है कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में रहे। बिल्कुल बीच में रहेगा तो बैलेंस रहेगी वो चीज। तो सेंटर ऑफ मास भले ही एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस रियल होती हैं। तो पहली बात ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम माने के चलें, दो केस हो सकते हैं। एक तो ये कि बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है, मल्टीपल मासेस हैं, और आप उनका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो। मल्टीपल मासेस हैं तो आप उनका एक सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो। या फिर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है लेकिन वो बड़ा है, आप उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो। तो दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। इस तरह के सिस्टम में मासेस अलग अलग पड़े हुए हैं बहुत सारे, और इस सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा। तो पहले हम ये वाला लेते हैं, मल्टीपल मासेस। लेकिन मल्टीपल मासेस सारे कैसे हैं? पॉइंट मासेस हैं, मतलब सारा मास एक पॉइंट पे है। तो इसमें हम इस तरह से मान सकते हैं। इसको सबसे बढ़िया तरीका जो होगा करने का वो वेक्टर्स में ही होगा। तो वेक्टर्स वाले तरीके में ये हमने मान लिया कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो वैसे तो हम बहुत सारे मास भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार सिंप्लिसिटी के लिए हम दो ही मास ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में दो मासेस हैं। एक मास वो यहाँ पड़ा हुआ है, एक मास है वो यहाँ पड़ा हुआ है। इन पॉइंट्स का नाम दे दिया हमने P और Q। ये वाला मास, यहाँ ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। यहाँ पे जो मास पड़ा हुआ है वो m1 है, यहाँ पे जो मास पड़ा हुआ है वो m2 है। अब इसको मैं वेक्टर में लिख सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये OP वेक्टर है, यानी कि m1 मास का पोजिशन वेक्टर, इसको बोल दो R1 वेक्टर। और जो दूसरा है मास m2, उसका पोजिशन वेक्टर OQ वेक्टर, इसको बोल दो R2 वेक्टर। तो आपका एम है निकालना सेंटर ऑफ मास, उसका वेक्टर निकालना है, आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है। सेंटर ऑफ मास अगर दो ही मासेस होते हैं, सेंटर ऑफ मास आता कहाँ पे है? नॉर्मल सी बात है, उन दोनों को जो ज्वाइन करोगे उस लाइन पे आएगा। अगर दो मासेस की बात करते हो, तो तीन हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आएगा तो वो कहीं पे भी। तो मान लिया हमने कि सपोज इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो वो कुछ पॉइंट आर होगा कोई, वो यहां आएगा, सपोज पॉइंट आर पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर? ये हो जाएगा आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर में? वेक्टर में इसका फॉर्मूला होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। अगर और हो तो आप इस तरह से चलते रहोगे। और नीचे क्या आता है? नीचे मासेस का टोटल आता है
इसका भी एक प्रूफ होता है बट उसको अभी नहीं करा रहा, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है सेंटर ऑफ मास। अगर 2 मासेस होंगे तो बस मैं 2 के लिए लगा दूंगा इक्वेशन, ठीक है। अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा के लिए, मतलब फिर भी आपको बस इसी को रिपीट करना है। तो होगा क्या, एंड में क्या लाइन, मतलब क्या आ जाएगी टर्म, तो एंड में टर्म आ जाएगी एम एनथ आर एनथ। मान लो एन मासेस होते और नीचे भी आ जाता एम एनथ, मतलब और भी मासेस पॉसिबल थे तो अपन 2 वाले को एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो m1 है वो है 2 किलो का, जो m2 है मान लो वो है 6 किलो का, और आपको इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये पॉइंट Q है, ये है -1 2 3, और पॉइंट P है, ये हो गया मान लो 3 2 -4 पे। तो आपको अब निकालना है इनका सेंटर ऑफ मास। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं r1 वेक्टर m1 मास के लिए। तो r1 वेक्टर कितना आएगा, तो बता रखा है तरीका क्या होता है। उसका x कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 के आगे लगा दो i कैप, y कोऑर्डिनेट है +2, उसके आगे लगा दो j कैप, z कोऑर्डिनेट है -4, उसके आगे लगा दो k कैप। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको r1 वेक्टर मिल गया। अब आप r2 वेक्टर भी निकाल लो ऐसे। तो वो कितना आएगा, -i कैप +2j कैप +3k कैप। तो आपको r1 और r2 वेक्टर मिल गए, m1 m2 आपको पता ही है। तो अब लगा दो फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का। तो r सेंटर ऑफ मास वो क्या आएगा, m1। m1 कितना है 2 kg इंटू r1, r1 कितना है 3i +2j -4k प्लस m2 m2 है 6 kg का, और उसका r है r2 वो है -i +2j +3k अपॉन में टोटल मास। तो टोटल मास यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 + 6 8। अब ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 6i, ये बनेगा 4j -8k -6i +12j +18k, और अपॉन में आएगा 8। तो ये 6i से 6i तो कट गया, 4j +12j, तो ये बन गया 16j, और फिर -8k +18k, तो ये बनेगा प्लस का 10k, अपॉन में आ गया 8। तो चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख दो। तो ये इसको अलग अलग करके लिखोगे तो ये बन जाएगा 2j कैप +5/4k कैप। तो ये आया आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो तरीका यही रहेगा, चाहे कितने भी मासेस हो। अगर अलग अलग मासेस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग मासेस है। अब यही तो डे तो डिस्क्रीट के लिए हो गया। अब अगर जो दूसरा केस हमने लिया था, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट हो और वो बड़ा हो, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो मान लो ऐसे, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, किसी भी शेप का है, कोई इरेगुलर शेप है, ठीक है, इसका मास m है। तो इसमें सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई एक्स वाई एक्सिस चूज करोगे। तो मान लो आपने एक्स वाई एक्सिस यहां पे चूज कर लिए, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब आप इसमें कहीं पे भी इसका कोई छोटा सा मास का टुकड़ा dm ले लोगे, छोटा सा मास का टुकड़ा dm वो चूज कर लोगे, और फिर उस dm का जो पोजीशन वेक्टर है वो निकाल लोगे। मान लो वो आया r वेक्टर dm मास का, ठीक है। तो अब तरीका क्या होगा, इस केस में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको पोजीशन वेक्टर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल dm इंटू में r वेक्टर अपॉन इंटीग्रल dm। तो नीचे वाली टर्म तो समझ में आ रही है कि dm मास को इंटीग्रेट करना है। तो dm मास को इंटीग्रेट करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल मास हो जाएगा वो। तो dm जो ये वैल्यू है, dm को आप रिप्लेस कर सकते हो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बॉडी का टोटल मास m, क्योंकि dm का इंटीग्रेशन तो वही आना है, और ऊपर इस तरह से चलेगा ये। तो इसमें इस तरह से करने में दिक्कत ज्यादा आती है, मतलब वैसे कर सकते हो IJK का सिस्टम लगा दो और कर दो, लेकिन हम आमतौर पे जो कंफर्टेबल होते हैं थोड़े से, तो हम कैसे होते हैं, तो हम उसमें एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हम जो ये आर वेक्टर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे, मतलब आर का एक्स कंपोनेंट।
तो आर का एक्स कंपोनेंट कितना आता है, मान लो ये एंगल थीटा होता तो ये आता आर कॉस थीटा, इस तरह से। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट निकाल सकते हो, तो आप एक्स डायरेक्शन में अलग निकाल लो, वाई में अलग निकाल लो, जेड में अलग निकाल लो, वो ये चीज कई बार सिंपल हो जाती है। इस तरह से आप z का भी लिख सकते हो, मतलब जो आपका r वेक्टर है वो आपको ऐसे दिया हुआ है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर r वेक्टर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह से लगा सकते हो, तो फिर आप इसको x वेक्टर की जगह x i कैप, यहाँ पे y j कैप, इस तरह से वेक्टर में लगा सकते हो। तो वेक्टर में ही आंसर आ जाएगा आपका, और आपको यूज भी इसको वेक्टर में ही करना चाहिए। तो ये तरीका होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का। सेंटर ऑफ मास पे जब तक एक दो क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। तो सेंटर ऑफ मास, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, जो भी बॉडीज सिमेट्रिकल होती हैं, तो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उनके सेंटर पे ही होगा। सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे ही होता है। सिमेट्रिकल बॉडीज से मतलब मान लो कोई रॉड है एल लेंथ की, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, उसके बीच में ही आएगा, L/2 पे ही आएगा। मान लो कोई मतलब कोई सर्कुलर रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उनके सेंटर पे आएगा। कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास वो उसके सेंटर पे ही आएगा। एक बात और है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा कि बॉडी के अंदर ही हो, आउटसाइड भी हो सकता है। तो आउटसाइड का एग्जांपल, तो जैसे मान लो आपके पास कोई रॉड है, वो कुछ इस तरह से है, तो आप इसको दो रॉड के टर्म्स में देख सकते हो। एक तो ये वर्टिकल रॉड जो खड़ी हुई रॉड है, एक लेटी हुई रॉड है। तो जो ऊपर वाली जो ये खड़ी हुई रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो ये आ गया। दूसरी वाली रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास वो ये आ गया। अब ये दो सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास नहीं निकालोगे तो वो कहाँ आएगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट पे। तो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ आएगा। इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बॉडी के आउटसाइड है, तो बॉडी के आउट भी हो सकता है। अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल करने हो तो मान लो एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इसके एक पॉइंट पे मास रखा है मान लो m, एक जगह पे मास रखा हुआ है 3m, एक जगह पे मास रखा हुआ है 6m। ये पॉइंट हो गए ए बी सी, सबकी लेंथ बराबर है, मान लो वो है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप एक्स वाई जेड एक्सेस को देखो, वैसे तो कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन फायदा क्या होता है कि आप अपना एक्स वाई एक्सेस मतलब जो ओरिजिन है वो किसी मास पे लो, ताकि कम से कम एक मास तो ओरिजिन पे आए, ताकि उसकी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जीरो हो जाए, तो कम से कम कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो आप किसी भी एक मास को ओरिजिन मान करके उसके अलोंग आप एक्स और वाई एक्सेस मान सकते हो। अब सबसे पहला काम है इनको वेक्टर्स में लिखने का, तो सी मास का काम तो खत्म। हाँ, रह गया बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। ठीक है, ये लेंथ 2 है और ये 0 है, तो बी पॉइंट के भी पता लग गया कोऑर्डिनेट हमको। अब रह गया ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो हमें ये तो पता है कि ये है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए सिमेट्री होगी, तो ये लेंथ तो 1 होगी, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, उसके लिए हमको ये हाइट निकालनी होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट का फॉर्मूला निकालना हो तो उसके लिए तरीका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और इसको ही मैं लिख सकता हूं तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो या तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, परपेंडिकुलर की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू में साइड। यहाँ पे जो हमारी साइड है वो कितनी है, वो खुद 2 है, तो हमारे पास में हाइट कितनी आ जाएगी, √3। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, √3। तो अब हमको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो अब हम इसमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाहो तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लगा दो, मैं तो वेक्टर को ही प्रेफर करूंगा। तो जो सबसे पहला मास है सी वाला मास, उसकी वैल्यू तो m है, लेकिन उसका जो वेक्टर है वो 0 है, मतलब ये वेक्टर ही 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि वो ओरिजिन पे है, तो इसलिए इसको भूल जाओ। दूसरा मास है b, वो है 3m,
उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2i कैप, जे कैप तो उसमें आएगा ही नहीं। जो तीसरा मास है वो कितना है, वो है 6m, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 तो आई कैप, और वाई कोऑर्डिनेट है √3 तो वो हो गया √3 जे कैप, अपॉन में सबके मास का टोटल, तो m प्लस 3m प्लस 6m, तो ये वैल्यू ये कितने आएगी, 6m आई कैप प्लस 6m आई कैप प्लस 6√3 जे कैप, और अपॉन में आएगा 6 प्लस 3 9 तो 10, और यहाँ पे भी m आएगा, तो m सब में कॉमन आकर के कट भी जाएगा, तो आपका जो आंसर बचेगा, वैसे भी मैंने इसको इंटीग्रेशन में क्यों लिख रखा है, इंटीग्रेशन की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था, ये तो इंटीग्रेशन में ऐसे लेके चल रहा हूँ, ब्रैकेट में लेके चलना था इनको, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 12m आई कैप प्लस 6√3m जे कैप, और 10m को अलग कर लो दोनों के नीचे। तो ये आपको एक तरह से सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में मिल गया, तो कितना मिल गया वो 6/5 आई कैप प्लस 3√3/5 जे कैप। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पूछोगे तो मैं बोलूंगा उसके कोऑर्डिनेट कितने आए, 6/5 कॉमा 3√3/5, ये किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू सी, तो आपको किसी के भी रेस्पेक्ट में निकालना था तो आप उसी को ओरिजिन ले लेते, मान लो आपको ए के रेस्पेक्ट में निकालना था तो आप ए को ओरिजिन लेते, तो किसी एक साइड को मान लो इसको एक्स मान लेते, इसको वाई मान लेते, तो भी बात वही पड़ती, वैसे घूम फिर करके आती, ठीक है। तो ऐसे आपको वो 4 के लिए भी दे सकता है, आपको बोलते कि कोई स्क्वायर है, उसके चारों साइड्स पे 4 मासेस रखे हुए हैं, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो स्क्वायर ले लिया, सारी साइड इसकी ए है, इस पे मास ऐसे फैला रखा है, ये मास m है, ये मान लो 3m है, यहाँ पे मान लो 6m है, यहाँ पे मान लो है 4m। आपसे पूछा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो आप कैसे करोगे इसको, आप सिंपली वही करना, किसी एक मास को ओरिजिन ले लेना, तो मैं मान लो ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ ABCD, तो मैं पॉइंट ए को ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। अब बस सारे पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो जो ये वाला पॉइंट है आपका B वाला पॉइंट, बी वाले पॉइंट का वेक्टर तो बड़ा आसान हो जाएगा 3,0, ऐसे ही जो डी वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिखना भी आसान, सॉरी नॉट 3, a,0 साइड ए है स्क्वायर की, और ऐसे ही जो डी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखना आसान है 0,a, और आसान सी का भी है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें एक्स भी इसका ए होगा और वाई भी इसका ए होगा, ठीक है, सी पॉइंट के लिए, तो तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो बस अब लगा दो फॉर्मूला आर सेंटर ऑफ मास का, तो क्या आ जाएगा, पहला मास तो m है लेकिन उसका वेक्टर तो 0 है, दूसरा मास 3m है, उसका वेक्टर कितना है a आई कैप, अगला मास है 6m, तो उसका वेक्टर क्या होगा a आई कैप प्लस a जे कैप, और फिर जो लास्ट मास है 4m, उसका वेक्टर क्या होगा, उसका वेक्टर होगा a जे कैप, और अपॉन में इनका टोटल मास आएगा, तो m प्लस 3m प्लस 6m प्लस 4m, तो यहां से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आई कैप वाले को अलग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 6m 9m, तो 9m a आई कैप, और जे कैप वाला हो जाएगा 6m प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10m a जे कैप, और इसके अपॉन में कितना आएगा, ये तो 10 और ये 14, तो 14m इनके अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या हो गए 9,14 और 5,7a, और ये किसके रेस्पेक्ट में आए, विद रेस्पेक्ट टू a, तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास का कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हो।